हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक, इंटरनेशनल रिलेशंस, और काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, अब तो इसके अंतिम में चल रहे हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं इंडो चाइना रिलेशंस। कुछ को इंडो दिमाग में ना आए तो इंडिया है ये। इंडो चाइना रिलेशंस बहुत मेन संबंध, भारत की सबसे बड़ी चुनौती। ठीक, भारत चीन संबंध। जो भारत चीन संबंध है, ठीक, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ चाइना। बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ चाइना, चीन की पृष्ठभूमि और उसका इतिहास शॉर्ट में, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा जान नहीं देनी, हमें तो बस बेसिक बात जाननी है इसकी। सेकंड बात क्या, भारत चीन संबंध कहाँ अतीत से वर्तमान तक, अतीत से वर्तमान तक, अतीत से वर्तमान तक, अतीत से वर्तमान तक भारत चीन संबंध, पास्ट टू प्रेजेंट। भारत चीन संबंधों में सहयोग के बिंदु और भारत चीन संबंधों में तनाव और विवाद के बिंदु। द मैटर्स ऑफ कोऑपरेशन इन बिटवीन इंडो चाइना रिलेशंस और टेंशन और डिस्प्यूट इन बिटवीन इंडो चाइना रिलेशंस। किन किन बातों को लेके उनका हमारा झगड़ा या तनाव है, और किन किन को लेके सहयोग है, और अंतिम में फिर वही बात। अंतिम में क्या पढ़ें, आइए मैम जी। अब वर्तमान परिदृश्य, अब बताओ अब क्या है, ये सब तो बैकग्राउंड की बातें हैं। वर्तमान परिदृश्य, प्रेजेंट सिनेरियो, एंड द वे फॉरवर्ड। और आगे की राह। संबंधों को पास से बाहर निकालो और आगे बढ़ो। तो अब क्या चल रहा है और अब हमारी क्या आगे की राह हो, ठीक है, या भारतीय रणनीति, इंडियाज स्ट्रेटजी, ये बात पढ़नी है। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के करंट में क्या चल रहा है चाइना के साथ, ठीक, कहाँ क्या क्या डील है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौती है, क्या करना चाहिए, पॉइंट और इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके उसका करना एनालिसिस। चलते हैं चीन। आप क्या जानते हैं चीन के बारे में जी? चीन के बारे में क्या जानते हैं? क्या नाम है आपका? आरती। बैठो बैठो बैठो। चीन के बारे में क्या जानती हो? कुछ भी नहीं। ऐसा होना चाहिए यार, एमए तो कर रखी हैं, तो चीन में कुछ पढ़े नहीं थे वहाँ से, कुछ नहीं पढ़े। चीन के बारे में जी, क्लिप वाली लड़की, एक क्लिप लगाया करते हैं 5 7 10 नहीं, ठीक क्या जी?
जो तेरा मन करे वो लगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बाबू, मुझे क्या पता मैंने क्या क्लिक लगाए। जी, चीन की क्या पृष्ठभूमि है, क्या इतिहास है? चीन के बारे में कुछ बता दे, और लोग भी जान जाएंगे, तूने सब पढ़ रखा है। कॉमन बातें बता चीन के बारे में जो तुझे पता हो, टाइम ना खराब कर बिल्कुल भी, समय बहुत कीमती है। जी अब्दुल अंसारी, चीन के बारे में बता दीजिए एक बार। कुछ नहीं पढ़ता है अक्सर, जो बता दे कभी भी है, ठीक है ना। यहाँ बैठना शुरू कर दे, आगे दिमाग में थोड़ा बहुत आ सकता है तेरे, ठीक है। जी मुस्कान अली, यह एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी बीजिंग है। इस राजधानी का ओल्ड नेम पीकिंग था, ठीक। और एक समय यह दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश था, अब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जनसंख्या में दुनिया का, ठीक। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड नंबर 1 है, विदेशी मुद्रा भंडार में वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक। दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स पे इसका 80 से 90% कब्जा है, ठीक। अर्थात यह एक बहुत मजबूत देश है जो रिसर्च और इनोवेशन में आज और आने वाले टाइम में वर्ल्ड का बहुत अग्रणी देश बनने वाला है। वर्ल्ड के पूरे इतिहास में, पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी देश की यूनिवर्सिटीज ने वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक प्राप्त कर ली हो, हटाकर पीछे किसे, हार्वर्ड को, MIT को, एटसेट्रा को। और चीन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी है 2025 के अंदर, जबकि भारत की टॉप 50 में भी नहीं है, ठीक। तो ये तो सामान्य बात, सामान्य जानकारी। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी युआन है, ठीक। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में प्रकाश डालेंगी ये रानी। उनकी ना बाबू, बिल्कुल ही उल्टा बता दिया है जी रानी। चीन का इतिहास इन्हें तो मुझे बताना है तो आज ही आए, मेरे लिए क्या बैठे 0, लेकिन जिसे पढ़ा रखा उसे तो पूछूंगा। चीन की हिस्ट्री जरा बता दे बाबू एक बार। बहुत जल्दी, टाइम ना खराब कर बिल्कुल भी। क्या बताया था मैंने? जिसके पापा पे 50 करोड़ 100 करोड़ हो वो तो टेंशन ना लो, खाम का अपना टाइम खराब करना, अपना बढ़िया क्रीम पाउडर बेहतरीन जीवन, टॉप की लाइफ, घूमना फिरना, चिंता मुक्त, क्योंकि इतना पैसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, बेहतरीन। और इसके पापा रात दिन संकट में हो, ठीक क्या, और उसके बच्चे पढ़ते ना हो, वो बेचारा रात दिन मेहनत करने के बाद भी किसी को अवसर दे रहा हो, तो ऐसे बच्चों का क्या करें? गला घोट के मारे, तकड़ा करके, सांस ना आने दे बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये बता देगा आदमी ऐनक वाला। चीन का इतिहास 0 से पढ़ेंगे किसी देश को, ये मानते हुए कुछ नहीं आता हमें। जी रानी। सर वहाँ पे मोनार्की का रूल चल रहा था, उसको एंड करने के लिए वहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था, उसको जिंघाई मूवमेंट बोलते हैं। वो इसलिए हुआ था ताकि वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया जाए, और ये कॉन्फ्लिक्ट था KMT और CPC पार्टी के बीच में। चलो इसने थोड़ी बात बता दी है। इस देश में बहुत लंबे टाइम तक राजवंशों का राज रहा, किंगडम मोनार्की, 2000 वर्ष का लंबा इतिहास रहा। कौन थे वो राजवंश? ये नहीं सुना पड़ा, मिंग डायनेस्टी। कौन थी? मिंग डायनेस्टी, ठीक, जिन्हें बाद में क्या कहने लगे? हान डायनेस्टी भी। तो मिंग और हान डायनेस्टी ने बहुत लंबा राज किया इसके ऊपर, और ये परेशान थे सदा से ही
किससे? हमलावरों से। और वो हमलावर कौन हुए हैं? चंगेज खान आदि लोग। और वो कहाँ के थे? मंगोलिया के। उनसे बचने के लिए इन लोगों ने अंत में थक हार के कि हम जीत तो सकते नहीं है, तो बड़े घुड़सवार हैं, सब जाते हैं लूट के यहाँ से, एक दीवारें बनाते हैं बहुत बड़ी। और क्या बना दी? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। धरती की सबसे लंबी दीवार, 7-7 घोड़े चल सकते हैं एक साथ। तो उत्तर से अपना साम्राज्य सुरक्षित किया। और बहुत लंबा इतिहास चला किस चीज़ का? राजवंशों का। वो राजवंशों का इतिहास खत्म कर दिया एक आदमी ने, ठीक। और चीन में एक नई क्रांति की। चीन में क्रांति करने वाले का नाम था सन यात सेन। ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा आदमी, ये चाहता था हमारा देश भी क्या बने? हमारा देश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, यहां भी लोकतंत्र आए। और चीनी क्रांति होती है, पहली चीनी क्रांति कब होती है? चीनी क्रांति होती है 1911 में। 1911 में। और करने वाले कौन थे? सन यात सेन। राजवंशों का राज तो चीन से खत्म हो गया और चीनी क्रांति के बाद पहली बार चुनाव हुए इस देश के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। द मैन हु चेंज्ड चाइना। इस आदमी ने चीन को बदलने का पूरा प्रयास किया। और उस चुनाव में एक समस्या ये हो गई कि जो उत्तर का क्षेत्र है, जो उत्तर का क्षेत्र है, नॉर्दर्न चाइना है, ये चाइना है, जो उत्तर का क्षेत्र है वहां तो कौन जीत गई? नहीं। कौन जीत गए? युवान सिकाई, एक जर्नल। और दक्षिण में कौन जीत गए? केएमटी पार्टी थी इनकी, केएमटी पार्टी, गुआंगझाओ उसका बेस था। केएमटी पार्टी, ये है गुआंगझाओ, ठीक। तो कुमिंगतांग पार्टी, कुमिंगतांग पार्टी, इसके नेता हुए हैं सन यात सेन। तो अब दोबारा देश में झगड़ा ना हो जाए, इन्होंने कहा चलो ठीक है, राष्ट्रपति आप ही बन जाओ और हम सहमत हैं, मिल के बना लेते हैं ज्वाइंट गवर्नमेंट। तो अपने आप को पीछे करते हुए कि देश में तनाव और झगड़े फिर ना हो, तो सन यात सेन ने 1911 में डेमोक्रेसी की स्थापना की और युवान सिकाई को क्या बना दिया? राष्ट्रपति। अब युवान सिकाई ने चुन चुन के इनको और इनकी पार्टी के आदमियों को ही मरवाना शुरू कर दिया। इस चीज से थक हार के कि अब तो जान बचानी मुश्किल होगी, हमने गलत आदमी चुन लिया है और ये तो उल्टा हमारा सफाया कर रहा है, सन यात सेन यहां से भागकर कहां चले जाते हैं? जापान। बहुत लंबे टाइम वहीं रहते हैं। और इस युवान सिकाई को लग जाती है बद्दुआ, हजारों हत्या की, और बाद में इसे कैंसर होता है, ये कैंसर से मरता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो देश में एक नई उथल पुथल शुरू हो जाती है। कैसी उथल पुथल शुरू हो जाती है कि उत्तर के भाग में ही युवान सिकाई का राज था और उसने बड़ी मात्रा में बहुत से लोग मारे थे और कुछ लोग बच के जान बचा के चले गए थे। जैसे वो युवान सिकाई मरता है तो ये लोग फिर देश में आते हैं, सन यात सेन। लेकिन तब तक पूरे उत्तर का हिस्सा क्या बदल जाता है? यहां बन जाते हैं वारलोड, यहां बन जाते हैं कौन? माफिया। और यहां अंडरवर्ल्ड चल पड़ता है, यानी यहां मारकाट, हिंसा, गुंडागर्दी ये भयंकर थी। माफिया राज था बहुत बड़ी संख्या में। तो सन यात सेन के सामने चुनौती थी कि देश को दोबारा फिर ठीक करना है, ठीक। तो कुमिंगतांग पार्टी ने एक यहीं की लोकल पार्टी के साथ में अलायंस कर लिया। कौन सी पार्टी थी वो? सीपीसी, चाइनीज पीपुल्स कांग्रेस, चाइनीज पीपुल्स कांग्रेस, चीन की साम्यवादी पार्टी से। और क्या कहा कि ठीक है, मिल के इसे खत्म करेंगे माफिया राज को। इसके लिए बनाएंगे एक मिलिट्री एकेडमी। और इन्होंने इस देश में एक मिलिट्री एकेडमी बनाई, सेना प्रशिक्षित की और एक एक करके सफाया कर दिया। सफाया करते करते लंबा समय हो गया, लंबा समय हो गया। इसी दौर में क्या, जब ये सब साफ हो गए, फिर दोबारा से कौन सत्ता में आ गई? केएमटी पार्टी, दोबारा फिर से। लेकिन दोबारा सत्ता में आने के बाद
केएमटी पार्टी के मुख्य नेता मर गए। कौन? सन्यात सेन। और सन्यात सेन की मृत्यु के बाद अब जो केएमटी के लोग थे उन्होंने चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। किसे? कम्युनिस्टों को। और अब कम्युनिस्टों को लगता है कि हम बच नहीं पाएंगे, ये तो मार देंगे बिल्कुल, तो चलते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर को। इस घटना को कहते हैं चीन की हिस्ट्री में क्या? इस घटना को कहते हैं द लॉन्ग मार्च। द लॉन्ग मार्च, जिसमें चंद समूह के लोग, चंद माओ जेडोंग चंद व्यक्तियों को अपने साथ लेकर उत्तर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। ठीक क्या? द लॉन्ग मार्च कब की बात है? ये 1934 से 35 की बात है। और 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करते हैं माओ जेडोंग। कौन? ये वो मेन आदमी था जो अपने साथ चंद कम्युनिस्टों को, साम्यवादियों को साथ लेकर कहाँ चला गया? उत्तर की पहाड़ियों में। और वहाँ जाके अपनी जो आइडियोलॉजी है वो फैलाने शुरू कर दी, गांव गांव घर घर, कि आप हमारा साथ देना, भविष्य का चीन ऐसा होगा, आप ही का राज होगा, पूंजीपति खत्म होंगे सब, और जनता अर्थात आपकी सरकार आएगी, आपको सब सुविधाएं मिलेगी एटसेट्रा। तो इनका जनाधार बढ़ना शुरू हो गया। और अब जो सीपीसी के लोग थे ये तो कहाँ चले गए? उत्तर के पहाड़ों में, उत्तर के पहाड़ों में। और यहां कौन बची? अब यहां बची है केएमटी, कुमिंगतांग पार्टी। कुमिंगतांग पार्टी। केएमटी। अब सीपीसी के लोग तो उत्तर के पहाड़ों में है, बढ़ा रहे हैं क्या? अपना जनाधार। और यहां केएमटी है। और 1938 आते आते जापान ने इसी पॉलिटिकल वैक्यूम और झगड़े का फायदा उठाते हुए चीन पे हमला बोल दिया। और चीन पे हमला बोलते ही चीन पे कब्जा कर लिया। किसने? जापान ने, 1938 में ही। और तब से लेके उसी के अंडर में रहा सेकेंड वर्ल्ड वार तक पूरा चाइना। अब जब जापान हमला कर रहा था तो केएमटी पार्टी में इतनी ताकत नहीं थी कि जापानी साम्राज्य का मुकाबला कर सके। उसके बहुत ताकतवर लोग थे, भयंकर सेना, टॉप के हथियार। तो केएमटी ने इनसे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, शहरों को बचाने के लिए क्या अपना ली? एक वार टेक्निक, स्क्रोच डाउन। स्क्रोच डाउन यानी जब हम दुश्मन से लड़ नहीं सकते तो अपनी रक्षा करते हैं और अपने पुल तोड़ देते हैं, शहरों में आग लगा देते हैं ताकि दुश्मन कम से कम हमला कर सके। तो केएमटी, अगर सीमा पे आपका घर है, गांव है, कस्बा है और सरकार उसे जलवा दे तो आप क्या कहोगे? कि यार इससे अच्छा लड़के मरे कम से कम, जब सब कुछ तो नष्ट हो चुका है तो कम से कम लड़ ही लें। तो केएमटी पार्टी का जन विरोध बढ़ना शुरू हो गया और जनता इनके साथ थी, चूंकि तो किसी घर जलवा रहे थे। तो अब केएमटी तो लड़ाई के मुकाबले में चली गई कमजोर होती हुई जापान के, और जापान ने लगभग कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है और जापान की हार होती है। और जापान की हार के बाद अब यहां भी कौन? दो पार्टियां रहती हैं, एक तो चाइनीज पीपुल्स कांग्रेस अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी, और केएमटी। लेकिन इस बार सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद देश किसके अंडर में जाएगा? तो यहां चल पड़ता है फिर से एक सिविल वॉर दो पार्टियों के बीच में। एक तरफ है दक्षिण में कौन? केएमटी, और उत्तर की ओर से कौन आ रही है हमला करती हुई? सीपीसी। उसके नेता है कौन? उसके नेता हैं ये कौन? माओ जेडोंग। और माओ जेडोंग अपने समर्थकों सहित केएमटी पार्टी पर भयंकर हमला करते हैं। लड़ाई लंबी चलती है और कई साल की लड़ाई के बाद 1 अक्टूबर 1949 को ये लोग कौन? सीपीसी पार्टी के लोग, सीपीसी पार्टी के लोग हरा देते हैं केएमटी पार्टी को। और न केवल हराते हैं बल्कि क्या, जो मेनलैंड चाइना है यहां से भगा देते हैं। किसे? केएमटी वालों को। और ये केएमटी वाले लोग
कुमिंगतांग पार्टी के लोग जो नेशनलिस्ट कहलाते हैं, राष्ट्रवादी, और चाहते हैं डेमोक्रेसी देश में आ जाए, ये एक द्वीप पे शरण लेते हैं जिस द्वीप का नाम क्या था पहले? कौन सा मोसा? फार्मोसा। इसी फार्मोसा पे शरण लेते हैं कौन? केएमटी के लोग। और मेनलैंड चीन पे कब्जा कर लेती है कौन? सीपीसी। और इसी दिन को कहते हैं चीनी क्रांति। ये सुनी क्या आपने अभी? द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन। और इसके बाद यहां आती है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, एक पार्टी का राज, और वो कौन सी पार्टी है? सीपीसी। और यही चलाती है पूरे देश को। यहां अब कोई डेमोक्रेसी नहीं बनती है, एक पार्टी का राज है। आपको केवल इकोनॉमिकल फ्रीडम है, काम करो पैसे लो बात खत्म, कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, किसी प्रकार की राजनीतिक आज़ादी आपके पास नहीं है, ठीक। और सीपीसी इस देश पे कब्जा कर लेती है। ये देश तो बस इतना सा था, इतना सा। हमारा इंडिया का इससे 1 इंच बॉर्डर भी नहीं लगता था, नॉट ओनली सिंगल इंच। हमारा तो बॉर्डर किससे लग रहा है? ये है, हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत से। आज चीन के कुल क्षेत्रफल का तिब्बत कितना है? 40% से ज्यादा, लगभग आधा, ठीक। तो मेनलैंड चाइना पे किसने कब्जा कर लिया? सीपीसी ने। और ये कहां भगा दिए? जो मानते थे केएमटी पार्टी को, और कौन लोग थे? नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी लोग। इनके समर्थन में कौन थी? अमेरिका। अमेरिका इन्हें सपोर्ट कर रही थी। और ये कहां आ गए? एक द्वीप पर। उसी द्वीप का नाम आज क्या है? इसी द्वीप को आज कहते हैं ताइवान, ठीक। और मेनलैंड पे कब्जा कर लिया किसने? सीपीसी ने। इसका नेता कौन बना? माओ जेडोंग, जिसका एक निकनेम था माओ से तुंग, माओ से तुंग, जिसकी आइडियोलॉजी ये कहती है सत्ता भीख मांगने वालों को नहीं मिलती, सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बंदूक उठाओ सत्ता को पलटो, द रूल बिगन फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, सत्ता निकलती है बंदूक की गोली से। तो इन लोगों ने हिंसा के माध्यम से सत्ता प्राप्त की और देश पे कब्जा कर लिया। देश के हालात चूंकि 1911 से और 1949 तक वार रुकी ही नहीं देश के अंदर, तो हालात बहुत खराब थे, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, हालात बहुत खराब, और ये देश भूखे मरने के हालात में था। इस देश में 2 से 3 करोड़ आदमी तो केवल भूख से मरे थे 1962 आते आते, इतने बुरे हालात इसके थे। क्योंकि इसने जिनसे दुश्मनी मोल ली थी उनके साथ कौन खड़ी थी? सुपर पावर अमेरिका। तो अमेरिका ने चीन का लगातार दमन शुरू कर दिया, इसे दुनिया में अलग थलग करने का खेल शुरू कर दिया। वही खेल जैसा आज चल रहा है ईरान के साथ, और ईरान पे हमला किसी दिन हो सकता है, दुनिया में कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं हो रहा, सब हो चुके हैं साइड। जैसी रूस मार रहा है किसे ठोक ठोक के? यूक्रेन को धर के उड़ा रखा है कौन? पूरा देश खंडर बना दिया, बहुत कम बचा हुआ है वहां पे कुछ, ठीक क्या। महाशक्ति दुश्मनी इतनी खतरनाक होती है, इन्हें मैनेज करने के लिए क्या बढ़ानी पड़ती है? अपनी ताकत। जो कौन बढ़ा रहा है? भारत या अन्य राष्ट्र या चाइना। इनकी हालत बड़ी खराब थी, तो इन लोगों ने दुनिया में जो अमेरिका से अलग भी विश्व में इनके लिए कुछ कर सकते थे उनको अपने साथ लगाना शुरू करा चीन वालों ने। और ऐसा बराबर में एक देश कौन था? इंडिया। और हम इंडिया वालों ने इनकी पूरी सहायता करनी शुरू की। ये हमारे पक्के दोस्त बन गए। क्या बन गए? पक्के वाले दोस्त। क्यों? इनको हमारी बहुत जरूरत थी, हमको इनकी रत्ती भर जरूरत नहीं थी। ना तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाले ने मान रहे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चीन किसे माना? इन्हें माना है। जो केएमटी पार्टी थी अर्थात राष्ट्रवादी लोग थे, जहां डेमोक्रेसी थी, इन्होंने स्थापना किसी की थी? इन्होंने स्थापना की थी ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चीनी गणतंत्र। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहां डेमोक्रेसी नहीं थी और वहां डेमोक्रेसी थी। अब ताइवान का सपोर्टर है अमेरिका,
और 1965 तक रहा, लेकिन उसके बाद उसने भी साथ छोड़ दिया इनका और कहा चलो ठीक है भाई, मेनलैंड चाइना तुम ही हो, बस बात खत्म। और आज़ाद होने के बाद हम तो आज़ाद हो गए 1947 में, और चीनी क्रांति कब हुई है? 1 अक्टूबर 1949 में, हमसे भी 2 साल बाद। ठीक, इनको हमारी बहुत ज़रूरत थी, तो आज़ाद होने के बाद हम दोनों ने ही एक नया रास्ता पकड़ लिया। वो रास्ता क्या था? एक तो आपस में प्रेम पूर्वक संबंध रखेंगे। तो आज़ाद होने के बाद भारत और चीन के जो संबंध चले, वो संबंध क्या थे? बहुत प्रेम पूर्वक संबंध। ठीक, क्या जैसा किसी जोड़े का नया नया शादी के बाद का समय होता है, ठीक, जिसमें लोग कहाँ जाते हैं? चाइना जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हनीमून, जहाँ हनी भी होता है और मून भी होता है। ठीक, सुना है तो नाम आपने कहीं? तो ये था हनीमून पीरियड, किसका? इंडिया एंड चाइना का। कब से कब तक? 1949 के बाद से, और कब तक? 1962 तक। वही शादी वाली कहानी, हनीमून के बाद खेल खत्म, बच्चे रो रहे हैं, झगड़े शुरू, सुबह शाम तक शुरू। ये बर्तन किसी ने छोड़े, ये फलाना क्या है, ढिमका क्या है, इस पर ये क्यों नहीं हुआ, इस पर वो क्यों नहीं हुआ, सारी मोहब्बत और वादे खत्म। ठीक, ऐसा खेल क्या चल पड़ा। इसके बाद तो पहला पीरियड था हनीमून पीरियड, जिसमें क्या होते हैं? वादे, कसमें, फलाना ढिमका, जिएंगे मरेंगे। ठीक, क्या मरता कोई है ही नहीं। इसी में क्या हुआ? इसी में एग्रीमेंट हुआ पंचशील का। कब? 1954 में। ठीक, और जैसे ही भारत ने पंचशील का एग्रीमेंट किया, तो तुरंत अमेरिका ने एक दूसरा काम किया। क्या काम किया? एक ऐसा संगठन बना दिया जिसमें पाकिस्तान को शामिल कर दिया। 1954 में ही अक्टूबर के महीने में साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया 1954 में। क्यों? जिसके साथ अमेरिका, उसका फायदा। इनके साथ अमेरिका, लेकिन भारत नहीं। भारत ने चुना किसे? इन्हें। ये कौन है? दुश्मन अमेरिका के। तो कोई बात नहीं, जो यूएस है वो की चुना किसे? कि ठीक है, जो दुश्मन तुम्हारा होगा उसका दोस्त बनेंगे हम। और वो कौन था? हमारा परम मित्र पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान को बनवा दिया सीओटो का मेंबर। और बाकी देश कौन थे? साउथ ईस्ट एशिया के देश, मलेशिया एक्सेट्रा ये देश। ठीक, तो ये था भारत के लिए आंख खोलने वाला पहला अवसर कि महाशक्तियों से दूर रहो, नहीं तो वह आपका नुकसान कर सकती है। और विश्व के मुद्दों में ना पड़ो, अपने रास्ते पे चलो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के संबंध इनके साथ अच्छे थे। उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट किया, जो भारतीय विदेश नीति का आधार बना। और नारा भी क्या दिया? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और हमारे संबंध बेहतरीन चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चीन दुनिया का ऐसा देश है जिस पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा गद्दार देश धरती पे कोई होगा जैसा चीन है। बिल्कुल सरल शब्दों में, एकदम क्लियर कट। जिनकी मनसा पैदाइश ही खराब है, मतलब उनके दिमाग में ही छल है, और वो संबंध सीधे रख ही नहीं सकते। कैसे? हमने पूरा विश्वास किया, सब कुछ ठीक किया, और इतनी दोस्ती निभाई, इतनी कोई निभा नहीं सकता। क्या था? 1950 की बात है। 1962 से पहली बात चल रही है। 1950 की बात है। लिख लेना, लिख लेना। गाई जी मेरा कुत्ता बिल्ली देख के कभी चल पड़ो आगे, ये वो खेल नहीं है। ठीक है, यहाँ तो पढ़ाई चल रही है। और मैं तुरंत मुद्दे पर आऊँगा एकदम से, यहाँ तक की बात बता के। हालांकि ऐसी बातें किसी के दिमाग से कभी कोई भूलता नहीं।
अगर वो क्लास में है और फुल कंसंट्रेट है। भारत चीन संबंधों का पहला दौर, जिसे रियल में कहते हैं हनीमून पीरियड, आदर्शवादी युद्ध, आदर्शवादी युग, जहां संबंध क्या थे, आदर्शों के आधार पे, परम मित्र तो परम मित्र। 1950 में ऐसा क्या हो गया कि भारत ने अपनी दोस्ती भयंकर निभाई? चाइना के साथ जी 1950 में जो चाइना के पीएम थे वो इंडिया के उस पे आए थे। ना जी ना, वो सब तो छोड़ दो, कुछ और बात थी जी। ऐनक वाला चीन के बराबर में ही पूरे वर्ल्ड को जानना, आपको दुनिया में कुछ भी हो आपको पता हो, सारे बैकग्राउंड सब कुछ, तिब्बत तिब्बत कुछ नहीं। यहां बराबर में ही था कोरियाई प्रायद्वीप, आज भी है। इस कोरियाई प्रायद्वीप पे एक देश ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, उसका नाम था रूस। और रूस ने अपने एक मिलिट्री जनरल को क्या बनवा दिया, इस देश का राष्ट्रपति। और वहां पे एक वार हो गई 1950 के अंदर, जिसे कहते हैं कोरिया युद्ध। और कोरिया युद्ध को हल करने के लिए उत्तर वालों की ओर तो कौन, रूस, और इसका नाम था नॉर्थ कोरिया। दक्षिण वालों की ओर कौन थी, यूएसए, और इनका नाम था साउथ कोरिया। और इन दोनों के बीच में युद्ध को रुकवाने के लिए एक आदमी को लोग कह रहे थे कि इसके बिना युद्ध नहीं रुकने का, इनको बुलाइए। कौन थे वो आदमी, जवाहरलाल नेहरू। और हमने इसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन बुलाया, और नेहरू जी ने जाने से मना कर दिया कि जब चीन को नहीं आप बुला रहे तो फिर हम भी नहीं आते। चीन ने मना कर दिया तो चीन की दोस्ती के लिए हमने मना कर दिया। कहां, सैन फ्रांसिस्को में। भारत ने कोरिया युद्ध के बाद, कोरियाई युद्ध के बाद भारतीय पीएम ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का बहिष्कार किया, हम नहीं गए वहां पे। कोरिया युद्ध के बाद भारतीय पीएम ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग नहीं लिया। क्योंकि अमेरिका तो चीन को चीन नहीं मान रही, तो उसके लिए चीन कौन था, ताइवान। उसने कहा तुम अपने घर रहो, तुम कुछ है ही नहीं। ठीक, तो जब तुम इन्हें नहीं बुलाते, इनसे हमारी दोस्ती है, तो फिर हम भी नहीं आते। और यहीं से चीन क्या बन गया, भारत का चेला। भारत से गरीब, बुरी हालत, भारत अंतर्राष्ट्रीय नेता, अफ्रीका में, पूरी एशिया में, और ये क्या बन गए, भारत के चेले। और अब भारतीय पीएम ने ही पूरी दुनिया में चीन को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल किया। और क्या किया, एक सम्मेलन हुआ जिसे कहते हैं बांडुंग समिट। क्या, दुनिया के इतिहास में एक बड़ा समिट था, बांडुंग समिट 1955, बांडुंग सम्मेलन। यह था पूरी अफ्रीका और एशिया की सॉलिडेरिटी, एकता का प्रतीक, कि सारे अफ्रीकन और एशियन देश एक हो जाओ। क्यों हो जाओ एक, क्योंकि एक तो वर्ल्ड में चल रही है कोल्ड वार, दुनिया की महाशक्तियां बना देंगे आपको खिलौना, और पता नहीं किस पे कब्जे होंगे, किस पे हमले होंगे, और क्या लूट लेंगे आपके रिसोर्स। और सेकंड बात क्या है, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी लोगों ने वादा किया था कि हम बहुत से कंट्री आज़ाद करेंगे, लेकिन अब तक कोई आज़ाद नहीं हुआ। अफ्रीका वाले देश अब भी बेचारे कैसे पड़े हैं, गुलाम। तो क्या हो जाओ आपस में इकट्ठे। और उस सम्मेलन में ऐतिहासिक रूप से किसने बड़ी भूमिका निभाई, इंडिया ने, यानी बांडुंग कॉन्फ्रेंस। यहीं से एक संगठन का जन्म होना शुरू हुआ। कौन था वो संगठन, नाम। यानी अब यहीं से अफ्रीका और एशिया के देश इकट्ठा होना शुरू हुए, और यहीं से नाम का जन्म होना शुरू हुआ। दुनिया की महाशक्तियों के सामने एक थर्ड विकल्प, जो अपने आप को बचाने के लिए बनाया गया, अपनी जो विदेश नीति है उसे क्या रखें, तटस्थ। तो हमारा संबंध सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी।
संबंध प्रेम पूर्वक थे, एफ्रो एशियन समिट, सेकंड एफ्रो एशियन समिट। पहला हुआ दिल्ली के अंदर और दूसरा हुआ कहां, बांडुग। और बांडुग कहां है, इंडोनेशिया में। और यहीं से अब देश इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो यहां तक तो चल रहा था हनीमून, और हम और चीन थे बड़े अच्छे संबंधों के दौर में। बांडुग सम्मेलन, इंडोनेशिया, जहां नींव रखी गई भविष्य के नाम की। किसकी? यह नाम क्या था, इसने पढ़ रखा। हम पहले पढ़ा के आ चुके सारी कहानी, इससे पहली क्लासों में सब कुछ था, अब इससे बोलना पड़ेगा। जी रानी, नाम क्या था? रिवाइज कर रही है तो घर बाकायदा, पिछली सारी क्लासों को भी मम्मी बता रही थी इसकी। नाम क्या था ये? हाँ, समिट हुआ था कोई, कहाँ? भगवानपुर में ही, हम भी गए थे उसमें। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नाम का एक संगठन बना दुनिया के पहले 25 राष्ट्रों से, जो पहुंच गया 120 राष्ट्रों तक। और ये थी एक बहुत बड़ी चुनौती उस समय ताजा बने हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, कि विश्व में एक नया गुट खड़ा हो रहा है, वहां बहुत देश जुट रहे हैं, अपने हितों की बात कर रहे हैं और हम पे दबाव डाल रहे हैं अलग अलग मीटिंगों में, मुद्दों के ऊपर। तो 1961 में कौन बन गया? नाम। तो यहां से लेके नाम तक तो भारत के संबंध बड़े अच्छे रहे, लेकिन 1955-58 आते आते संबंधों में गड़बड़ आना शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? तो अब जो अगला पीरियड था, जहां से टेंशन और तनाव आना शुरू हुआ, और फिर तो क्या हो गया, क्या कहते हैं इसे? तलाक तलाक तलाक। ठीक, क्या पहले लोग तलाक भी कर रहे थे, अब क्या तलाक ही नहीं कर रहे, सीधा क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सूटकेस में पैक, कि बात खत्म, निपटा के छोड़ूंगी, जब भी चलूंगी घूमने छुट्टी। ठीक, क्या किसकी बात चल रही? मुस्कान की। मतलब कितना खतरनाक माइंड सेट होगा कि आपके विचार नहीं मिलते तो अपने घर ही चले जाएं कम से कम, या नीले ड्रम में पैक करके चलें उसे कम से कम। और उसके बाद भी कहाँ जाएं? सोनम। कहाँ? हनीमून पे। और आराम से डांस और पार्टी करें, और आदमी कहाँ पैक पड़ा? सीमेंट के अंदर, नीले ड्रम में। तो इतना खतरनाक माइंड सेट, तो ये खतरा है, ये संकेत है भविष्य की पीढ़ी के लिए। तो हनीमून पीरियड में संबंध बड़े अच्छे, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील, कोरियाई युद्ध के बाद चीन का बाइकआउट तो हमने भी छोड़ा सम्मेलन, एफ्रो एशियन समिट, और नाम के अंदर सब देशों की भागीदारी। लेकिन कौन? टेंशन शुरू हुई 1958 के बाद से भारत चीन संबंधों में। 1958 में क्या हुआ? क्योंकि चीन से तो हमारा 1 इंच बॉर्डर भी नहीं लगता, 1 इंच बॉर्डर भी नहीं लगता, जो मेन लैंड चाइना है। हमारा तो लास्ट बॉर्डर है अरुणाचल, और वहां पूरा कौन है? तिब्बत। तो आहिस्ता आहिस्ता इस एशिया के ड्रैगन ने, या अजगर ने, क्या बोलते हैं इसे? ड्रैगन, आग फेंकने वाला एक ड्रैगन, इसने अपना एक्सपेंशन शुरू किया अपनी पश्चिमी सीमा के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता तिब्बत पे कब्जा करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। यह है तिब्बत की राजधानी लहासा। यहां कौन रहते हैं? तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा। ये दलाई लामा कौन है? इससे पूछ ले जी, दलाई लामा कौन है जी? दलाई लामा कौन है?
तो हम भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, क्या हम भी लामा बन जाएंगे? त्यागने वाले तो लाखों लोग हैं। दलाई लामा बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पदवी है। जैसे मुस्लिमों में खलीफा है, हमारे यहाँ शंकराचार्य है, ठीक क्या? ऐसा ही बौद्ध धर्म में कौन है? दलाई लामा। कैसे चुनते हैं दलाई लामा को? इसे कहते हैं जिज्ञासा। ढूंढिए, खोजिए। अब कैसे चुनते हैं? हाउ इज दलाई लामा चूजन? ये है वर्तमान दलाई लामा। कौन से दलाई लामा हैं ये? 14वें दलाई लामा। तो धर्म की यह पदवी 14वें आदमी के पास है आज, ठीक। इनसे पहले कौन हो चुके हैं? 14। इनकी मृत्यु के बाद अगला दलाई लामा कौन होगा? नेक्स्ट। तो पूरी दुनिया के अंदर 6 वर्ष या उससे बड़ा कोई बच्चा जिसमें ईश्वरीय गुण हो, कैसे गुण हो? ईश्वरीय गुण हो, उसका आचार विचार बातचीत कूल एंड काम पर्सनैलिटी, ये सब उसमें बचपन से ही हो, तो हम उससे लेके जाते हैं बौद्ध मठ में, उसे देते हैं शिक्षा और दीक्षा, और वो बनता है हमारा आने वाला सबसे बड़ा धर्म गुरु, अगला धर्म गुरु, ठीक क्या? फिफ्टींथ दलाई देखो जरा कोई आया क्या? हाउ द 15th दलाई लामा विल बी आइडेंटिफाइड? हाउ विल द नेक्स्ट दलाई लामा विल बी चूजन? तो अब पूरे विधि विधान से अगले दलाई लामा के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक। और फिर उन्हें शिक्षा दीक्षा देके तैयार किया जाएगा, ठीक। और वो बनेंगे क्या? एक पूरी परंपराओं को पूरा करके सर्वोच्च पद पे हाई रैंकिंग लामा, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ बुद्धिज्म। आफ्टर ए कैंडिडेट चूजन द चाइल्ड बिगिन ए रिगरस एजुकेशन। उनकी क्या होगी? बड़ी कठोर शिक्षा और दीक्षा, और बड़ा कठोर जीवन है। ये प्रक्रिया लंबी चलती आ रही है। कितना बच्चा है? छोटा सा बच्चा, ठीक। चुना, गद्दी पे बैठा दिया, पढ़ाया लिखाया, सब बताया धर्म की हर चीज़, और इनका आचार विचार धर्म के लिए क्या होगा? एक आदर्श। तो ये कोई ऐसा काम ना कर दें किसी प्रकार सा जिससे पूरे धर्म को कोई समस्या आ जाए, तो इन्हें चुन के बनाते हैं हम दलाई लामा। तो पूरी प्रक्रिया से छोटे से बच्चे को चुन के दुनिया भर से बौद्ध धर्म वालों से लेके और यहाँ पहुँचाते हैं अपने सबसे बड़े मठ तक, ठीक। तो यहाँ दलाई लामा का राज चल रहा है, शांति प्रिय आदमी, उन पर कोई सेना इतनी बड़ी नहीं है। जैसे ही चीनी सेना आगे बढ़ रही है तो ईस्टर्न तिब्बत के 2 प्रांत इस हमले से परेशान आके खुद हमला बोल देते हैं चीन के ऊपर। चीन तो हो चुका है ट्रेंड वार में लगातार। क्यों? चीन में तो तुमने पढ़ लिया 1911 से और 1949 तक खुद क्या चल रहा है? सिविल वॉर। तो यहां तो लोग क्या हो चुके हैं? ट्रेंड। और ये बेचारे कैसे लोग हैं? अनभिज्ञ शांति प्रिय लोग। तो इन लोगों ने ही हमला बोल दिया ईस्टर्न 2 प्रोविंस ऑफ तिब्बत, और ये हमला बोलते ही चीन को अवसर मिल गया, और चीन ने न केवल इन्हें हराया बल्कि 1958 के बाद से पलासा पर ही कब्जा कर लिया। 1959 आते आते तिब्बत चीन के अंडर में चला गया, और 1959 में तिब्बत पे कब्जा करते ही तिब्बत के कितने लाखों लोग कहाँ शरण लेते हैं? 1958-59 तक क्या होती है? साइनो तिब्बत वार, या क्या बोलते हैं इसे? तिब्बत चीन युद्ध।
तिब्बत एंड चाइना वार। किन्हें मारा? बौद्ध भिक्षुओं को भयंकर मौत दी। किसने? चाइना इन्वेड्स एंड बिगिन रूल ऑफ तिब्बत। 1950 के बाद से ही आहिस्ता आहिस्ता क्या कब्जा लिया? तिब्बत को। और उसके बाद से लोग कहां आ गए? हमारे पास। इन जनवरी 1959 when the दलाई लामा was summoned again to बीजिंग, और वहां संघर्ष शुरू हुआ और इन्होंने कहां शरण ले ली? भारत में। और जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि हम तो बौद्ध धर्म की जननी भूमि है, यहाँ तो बौद्ध धर्म पला फूला बढ़ा, हमने ने बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु मानते हुए शरण दे दी, केवल इतना मानते हुए। हमें किसी का तिब्बत नहीं चाहिए था, ठीक। और यही चीन को सबसे बड़ी समस्या दिखाई दी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत का विलय चीन में ना कर दें, चीन हम भारत में ना कर दें। और भारत उस समय एक बड़ी शक्ति है, किससे? चीन से भी, एयरफोर्स में, सेना में, हर चीज़ में, पैसे में। चीन तो पिछले 40 साल से क्या चल रहा है? लड़ाइयों में, 1911 से 1949 तक। तो इसी डर से उसने पूरे तिब्बत पे कब्जा किया और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के ऊपर मजबूत करना शुरू कर दिया, पूरे बॉर्डर लाइन के ऊपर, ठीक। क्योंकि तिब्बत के बॉर्डर भारत के साथ कभी डिफाइन ही नहीं हो पाए, केवल एक हिस्सा डिफाइन हो पाया, एक हिस्सा। कौन सा था हिस्सा वो? ना बाबू, एकदम रिस्पोंड। 1914 में भारत और तिब्बत के बीच में बस एक ही लाइन डिफाइन हो पाई थी, मैकमोहन रेखा। एक अंग्रेज अधिकारी और चीन के बीच में एक मैकमोहन लाइन डिफाइन हो पाई थी। व्हाट इज मैकमोहन लाइन? मैकमोहन बॉर्डर। ये केवल कहां तक का एरिया है? अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया है जो डिफाइन हो पाया था बस। और इसी के साथ समस्या खड़ी हो गई। ये है मैकमोहन लाइन। क्योंकि जब 1914 में इंडिया ने और तिब्बत ने अपना बॉर्डर डिफाइन किया तो उस समय वहां चाइना प्रेजेंट नहीं थी। एक और तिब्बत था, एक और कौन था? एक और था ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया ने कहा म्यांमार से लेके अरुणाचल के ऊपर तक, और कहां तक? भूटान तक, बस भूटान से आगे नहीं। भूटान तक एक लाइन खींच दी और अपनी सीमाएं उनके साथ डिवाइड कर ली। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन वालों को बड़ी मात्रा में वन संपदा की जरूरत थी और यहाँ सागौन सहित बेहतरीन लकड़ियाँ उपलब्ध थी, जिनकी ट्रेन सहित हर चीज़ में बहुत डिमांड थी। तो वो चाहते थे एक बार विवाद ना हो, डिमार्केशन कर लिया जाए, और भारत की जहाँ तक सीमाएं होंगी वहीं तक क्या आएगा? भारत का क्षेत्र और उसकी वन संपदा। और मैकमोहन लाइन के बाद हमने ईस्ट में अपनी सीमाएं डिफाइन कर ली, क्योंकि वेस्ट में तो बिल्कुल पहाड़ी हिस्सा था, उसका सर्वे तक भी नहीं हो पाया था, बॉर्डर पता ही नहीं थे, ठीक। यानी अपने जो प्राचीन नक्शे थे हम उसके आधार पर चल रहे थे। लेकिन एक देश ने जब कब्जा किया तो उसने कहा हम नहीं मानते किसे? मैकमोहन रेखा। ये हमारे सामने डिफाइन नहीं हुई है। एक और ब्रिटिश राज था, एक और तिब्बत थी, अब हमारे कब्जे में है। इसने सबसे पहले क्या डिनाई किया? मैकमोहन रेखा। और भारत के साथ सीमा विवाद शुरू हो गया। कब शुरू हो गया? इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्टेड आफ्टर इन्वेजन ऑफ चाइना इन तिब्बत इन 1959। और अपनी सीमाओं को कहां कहां तक तुम सुरक्षित करके फैला लो, कब्जा कर लो, वो अभियान चीन ने शुरू किया। कैसे कहते हैं? गद्दारी, बहुत तकड़े वाली। एक और तो हम इनका साथ दे रहे हैं और दूसरी ओर सीमाओं पे लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर रहा है कौन? चीन। जैसे ये खबर हमें लगी तो हमने तुरंत एक काम शुरू कर दिया। क्या कर दिया? हमने एक संस्था बनाई तुरंत ही, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी ये संस्था? यह संस्था बनी 1960 में, 1960।
और बीआरओ को हमने काम दिया कि आप भी बॉर्डर पे जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, सड़कें बनाइए, पुल बनाइए, एटसेट्रा। तो अब दोनों की सीमाएं हैं, लेकिन हमारी मनसा वार की रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन इसने एक तरफा बिना किसी पूर्व चेतावनी के अन्य के क्या शुरू कर दी, एक वार, और यहीं से भारत चीन संबंध रसातल में पहुंच गए, बिल्कुल समाप्त हो गए। यानी 1962 का भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वार, और इस वार में एक साथ दोहरा हमला झेलना पड़ा भारत को। कहां? अब ये हिस्ट्री या तो आपको पता होती या मुझे बतानी पड़ेगी। एक लड़ाई कहां हुई? तुमने फिल्म देखी अभी 120 बहादुर देखी? फिल्म देखती नहीं बिल्कुल भी, घर वालों ने मना कर रखा है ना, टाइम ही नहीं लगता, क्या क्या है नहीं। देखती नहीं बिल्कुल भी, ये भी नहीं देखती तो फिर कौन देखता होगा भाई? मैंने देख ली है, ठीक है ना। तुम्हारे नाम की 120 आदमी अपनी जान पे खेल गए, 3000 की पूरी आर्मी खत्म कर दी और लगातार लड़े बिना खाने पीने के। गोलियां खत्म हो गई पटक पटक के मारे, लेकिन छोड़ा नहीं अपना 1 इंच भी। और चीन को यहां 1 इंच जमीन लेने नहीं दी, 1 इंच जमीन लेने नहीं दी। और क्या बचा दिया? आज का पूरा लेह लद्दाख, और उसके पास एक मुख्य हवाई पट्टी जहां चीन कब्जा करना चाहता था कि कहीं इंडियन एयरफोर्स यहां से प्लेन उड़ा के हमें ना उड़ा दे। ये टॉप पे बैठे हैं, हम कहां हैं? नीचे तिब्बत के पठार में। और यहीं से हम जीते, और ईस्ट वाले हिस्से में हमारी भयंकर वाली हार हुई। और चाइनीज आर्मी 60 किलोमीटर अंदर तक आ गई, आसाम के पास तक। उस दर्रे का नाम क्या है जहां चीनी आर्मी आ गई थी? सेला पास। और भारत सरकार ने आसाम को उसके ऊपर छोड़ दिया, और आसाम वाले लोग बड़े नाराज हो गए कि यार तुमने क्या किया, हमारे लड़ते मरते हम भी पूरा साथ देते, लेकिन तुमने क्या कर दिया हमें चीन के हवाले। वो तो शुक्र है तुरंत ही क्या कूटनीति काम आ गई। भारतीय प्रधानमंत्री ने तुरंत ही अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड किसे निक्सन को एक लेटर लिख दिया, ठीक क्या। कैनेडी, JF कैनेडी, और वो लेटर आज पब्लिक है। 2 लेटर लिखे कैनेडी को कि हमें आपकी तुरंत जरूरत है और आपकी सैन्य सहायता की हमें बहुत आवश्यकता है। जब नेहरू ने कैनेडी से कहा 300 जंगी जहाज भेजो वरना चीन छीन लेगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक, और कैनेडी ने कहा कि बस ये गोल्डन चांस मिला। अभी अभी तो नेहरू जी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, क्या बना के निपटे हैं? नाम। उससे परेशान है अमेरिका कि कहीं दुनिया में कोई यूएनओ के स्थान पे थर्ड फ्रंट ना बन जाए, और सब अपना अपना गुट बना रहे हैं। ब्रिटेन वालों ने अपने गुलाम राष्ट्रों का एक गुट बना लिया है, नाम रखा है कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल संगठन। उससे गेम भी अलग होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। ऐसा ही कौन बना रहा है? अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रियों को बुलाया और एक गुट बनवाया, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, सेकेंड वर्ल्ड वार के जीते हुए देशों ने। और अब कौन बन रहा है? सारा अफ्रीका और एशिया को एक साथ लेके, और जो साउथ अमेरिका उसे एक साथ लेकर, क्या नाम। लेकिन वो कहां फंस गया तुरंत एकदम? वार में। और उसी सेम टाइम पे 1962 में दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और रूस आपस में भिड़ गई थी। रूस ने किसमें?
क्यूबा में क्या लगा दी थी? मिसाइलें, चुपचाप हमला करने के लिए अमेरिका पे, जिसे कहते हैं 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और इसीलिए रूस आदि हमारा साथ देने नहीं आ पाया और मजबूरी में हमें लेटर किसे लिखना पड़ा? कैनेडी को, JF कैनेडी, जिनकी हत्या हुई। और पता नहीं हत्या क्योंकि क्या मसला था, जिसने हत्या की, नीचे आते ही उस ओसवाल्ड को एक आदमी ने रिवाल्वर से 3 गोली मारी, वो ऑन द स्पॉट साहब। और ये राज क्या रह गया? राज का राज। किसने मारा, क्यों मारा? ये एक रैली में जा रहे थे, पिछली ओर से गोली लगी सर पे, इनकी पत्नी बराबर बैठी हुई थी और ये लगभग ऑन द स्पॉट ही मर गए। उससे पहली बात है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हम तुरंत तैयार है और USA की आर्मी पूरी आपके साथ आएगी, कौन? एयरफोर्स भी। और चीन को लगा कि अब टाइम खराब आ चुका, अब क्या बना देंगे हमारा ये चाउमीन। तो चीन क्या तो हमारे साथ 3 हफ्ते लगातार बातचीत कर रहा था। पहले हफ्ते में नवंबर के अंदर वार हुई, 1 हफ्ता वार होने के बाद 3 हफ्ता बातचीत हुई और चीनी प्रधानमंत्री अर्थात प्रीमियर, जो उनके पद का नाम है, चाउ एन लाई, वो भारत आते हैं और क्या बातचीत करते हैं कि ठीक है, जहां जहां हम आ गए हैं हम वहां से हट जाते हैं पीछे। कितने किलोमीटर? बस 20 किलोमीटर। तो भारत कहता है ये तो कोई बातचीत नहीं हुई, जो हुआ हुआ, 1 हफ्ते की लड़ाई थी, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप अपने बॉर्डर्स पे पहुंचिए, युद्ध से पहले वाले। लेकिन चीन जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ये चिट्ठी पता लगी, चीन कहाँ चला पड़ा? तुरंत एकदम अपने घर, कि हमें तो मम्मी बुला रही है, हमें तो कुछ काम आ गया, बहुत इमरजेंसी, बाद में आएंगे। किस खौफ से? कि कहीं USA और भारत वाले हमारा हेलीकॉप्टर ना बना दे। और चीन छोड़कर भाग गया किसे? 60 के 60 किलोमीटर अपने बॉर्डर के अंदर मिला चीन। तो इस युद्ध का जितना आश्चर्यजनक प्रारंभ था, उससे आश्चर्यजनक क्या था? अंत। लड़ाई अचानक रुक जाना और अपने घर भाग जाना वार जोन में से। यह काम किसने किया है? चाइना ने। लेकिन इस फ्रंट पे तो हम जीत गए, इस पे हार गए, इसके बावजूद भी भारत का 1 इंच भी चीन के अंडर में नहीं गया, 1 सिंगल इंच भी। लेकिन जैसे ही जो हमारी अग्रिम चौकियां थी, वहां हमने फिर कभी कब्जा वापस लिया ही नहीं। देहरादून के उस समय के सांसद महावीर त्यागी, उन्होंने संसद में एक प्रश्न उठाया कि जब हमारी सेना ने अपनी जान दी है, तो जो अग्रिम चौकियां हैं, फ्रंट लाइन के पोस्ट हैं, उन पे भारत सरकार और सेना अपना कब्जा पुनः क्यों नहीं कर रही है? तो नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया कि यह तो एक बंजर एरिया है, वहां कुछ नहीं होता है, तो पहाड़ी रेगिस्तान है, उजाड़ एरिया है। तो उनका जवाब था, जो रिकॉर्ड में है, क्या कि मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, उजाड़ बंजर है, क्या चीन को सौंप दूं इसे भी? ये भारत की लैंड है, जैसी भी है हमारी है, ठीक। और यहीं पे फिर इसके बाद चीन ने आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि लद्दाख का ये एरिया और जो अरुणाचल का एरिया है, ये क्या है? ये दक्षिणी तिब्बत के एरिया है और ये हमारे एरिया है। और हम केवल नक्शे में दिखाते रह गए, तब से लेके आज तक का ये पूरा एरिया, इसे कहा गया LOC। ये जो लाइन जा रही है ये, ठीक। जहां जहां चीन ने कब्जा कर लिया, सुरंगें बना दी, चौकियां बना दी, छावनी बना दी, गांव बसा दिए, सब कर दिया। और इन दोनों पे अपना अधिकार घोषित कर दिया। किस पे? आज के अरुणाचल प्रदेश पे, जिसका उस समय कभी नाम होता था नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्वी अग्रणी क्षेत्र। आज कहते हैं क्या इसे? अरुणाचल, हमने नाम बदल दिया इसका। और लद्दाख का जो ऊपर का हिस्सा है पूरा पूरा, जिसे आज कहते हैं अक्साई चीन। ये अक्साई चीन कितना बड़ा है? जितना बड़ा स्विट्जरलैंड नाम का देश। देख लो। अक्साई चीन, ये वो हिस्सा है जो किसके अंडर में चला गया? चीन के।
1962 के युद्ध के बाद से चीन ने कब्जा कर लिया। इतना बड़ा एरिया है, इतना ही कौन है? स्विट्जरलैंड नाम का देश, और तब से लेकर आज तक वहीं है। और हम कहाँ बैठे हैं? एक लाइन पे। ये लाइन आज तक क्लियर नहीं है। ये तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हम तो कहते हैं ये है बॉर्डर। तो अब यहीं से स्टार्ट हुआ भारत चीन के मध्य विवादों का समय, तनाव का समय, युद्ध का समय, डाइवोर्स का समय। तो भारत चीन संबंधों का इतिहास क्या रहा है? उतार और चढ़ाव से भरा हुआ। ये तो क्या थे? चढ़ाव, बेहतरीन संबंध, फिर उतार, फिर चढ़ाव, इस प्रकार चलता रहा। तो इसके बाद से हमारे साथ क्या शुरू हो गया? चाइना का और भारत का सीमा विवाद शुरू हो गया। बॉर्डर डिस्प्यूट, जो आज तक हल नहीं हो पाया है, जो आज तक हल नहीं हो पाया है। ठीक, और जिस पे लगातार विवाद और तनाव बना रहता है। अभी फरवरी 2026 में ही राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, सदन में क्या मुद्दा उठाया कि हमने बहुत सारी जमीन खो दी है, दुश्मन सामने क्या बना रहा है? दुनिया भर की चीजें, और सरकार देश को क्या दे रही है? धोखा। वो सही बातें बता ही नहीं पा रही है। अब क्या सच्चाई है वो सरकार को पता है, सेना को पता है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं वो खतरनाक है कि हमने बहुत सारे चारागाह खो दिए हैं। कौन कह रहा था? सोनम वांगचुक, कि लद्दाख के चारागाहों से आके मिलो चरवाहों से। ये कह रहे हैं कब्जा किसने कर लिया इनके ऊपर? चाइना ने। और अब हम कहाँ भेड़ चराएंगे? आहिस्ता ऐसा क्या निकल रहा है वो लद्दाख को, और भारत सरकार बैठे देख रही है। ठीक, यानी सीमा विवाद शुरू तब से लेके आज तक हमारा उनके साथ क्या है? सीमा विवाद। यह है सीमा विवाद क्या है? सीमा का निर्धारण ना होना। भारत कहता है हमारी सीमा तुम्हारे साथ कितनी है? 3488 किलोमीटर की। कितने की? 3488 किलोमीटर की, जिसे हम अपने मैप में दिखा रहे हैं प्रॉपरली। लेकिन चीन क्या बता रहा है? क्या कह रहा है चीन? कि मेन लाइन तो बस 2000 किलोमीटर की है, बात खत्म। वो नाप रहा है सीधा। क्या कह रहा है? कि ये पकड़ो, बात खत्म, यह चक्कर ना काटो यार, कहां कहां तुम बता रहे अपना। यानी वो कह रहा है सारा तो मेरा है, पहले ही तो दक्षिणी तिब्बत का एरिया है, तुम्हारा तो सीधे लाइन सी है, बस ये बात खत्म, यही लाइन खींच लो। हम कह दे हमारा है ही नहीं, ये तुमने बाद में कब्जा किया है। तुम्हारे पे कोई एविडेंस हो तो बताओ, तुम्हारे पास कोई मैप हो तो बताओ। हमारे पास मैप हैं कब तक के? मौर्य एम्पायर के टाइम तक के। हमारे पास मैप हैं सिल्क रूट तक के टाइम के। तो हमारे पास तो एविडेंस रखे हैं बाकायदा कि ये सीमा कहाँ तक थी, हमारा व्यापार कहाँ तक था, लोग हमारे कहाँ तक थे, और उसके पूरे एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। वो अपना अनअधिकृत दावा, अनक्लेम्ड, क्लेम तो कर रहा है लेकिन अन एविडेंस, उस पर कोई एविडेंस नहीं है। ठीक, अपने झूठे मैप दिखा रहा है। तो सीमा विवाद शुरू भारत और चीन के बीच में, जिसे LAC विवाद भी कहते हैं। यहां तक कोई बात हो तो बताओ। चीन की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, झगड़े, तनाव। इसके बाद तुरंत ही एक और वार होती है चीन के साथ में, 1967 की वार, जिसको दुनिया भूल गई, याद नहीं किसी ने किया। और इस वार में भारत ने चीन को भयंकर हराया। आप पढ़ के आओगे तो फायदा होगा, जब आप पढ़ के नहीं आने के। 1962 इंडिया चाइना वार, जिस पे एक मूवी बन चुकी, कौन सी? जिस पे मूवी बन चुकी, कौन? चेक कर लो, वाटरशेड, 1967, इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। देश की आने वाली पीढ़ी को इतना ही बात बताई गई कि हम चीन से हारे थे, और आने वाली पीढ़ी क्या मानती है? अपना अपमान। ठीक, ये क्या है? देश भावना का बहुत बड़ा अपमान कि हमारी सेना किसी से हार जाए। और ये क्या थी? जीत, जिसका प्रचार नहीं हो सका। इस पे फिल्म बनी, कौन सी? पलटन। हमारी एक पलटन थी और हम अपनी फेंसिंग गाड़ रहे थे,
अपने एरिया में डिमार्केशन करके तारबंदी कर रहे थे। चीनी कमांडर आते हैं और उसे तोड़ देते हैं और वहाँ पे एक वार शुरू होती है, तकड़े वाली वार। हमारी एक ही पलटन इतना भयंकर जवाब देती है और भारत इस बार तैयार था। और पिछली ओरें चलती हैं क्या, तोपें उड़ा कर देती हैं चीन को। तब तक हालात उसके चीन खराब थे बहुत ही, इतना मजबूत चीन नहीं था। और इस वार में हारते हैं, न केवल हारते हैं, चीनी सेना घुटनों के बल क्या लिए फिरती है, सफ़ेद झंडे, कि जान बचाओ, वर्गवार को रोको, और अपनी लाशों को भारत वाले एरिया से उठा के लेके जाती है सीज फायर के बाद। 88 मार्टियर, भारत में कितने शहीद हुए, 88। कितने मारे चीन के, 400। कंपनी साफ कर दी पूरी, एक जो वहां तैनात थी उस समय, ठीक, जिसे लोग भूल गए। मूवी बन चुकी इसके ऊपर। इसका प्रचार संबंध दोबारा खराब ना हो, ठीक। तो उम्मीद है आप जान लोगे अपने देश का इतिहास। ठीक, भारत चीन संबंध किस दौर से गुजरे, कैसे हुए, चलते रहे ना, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है। अलगाव हो गया, क्या हो गया, पूरा डाइवोर्स, संबंध खत्म, हिंदी चीनी बाय बाय। अभी तो क्या थे, भाई भाई, अब क्या हो गए, बाय बाय। और फिर दौर आया किसका, जब तक कांग्रेस पार्टी रही, इस भारत चीन युद्ध 1962 की वार के बाद एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्या, इसे बोलना पड़ेगा, तो इस पे पॉलिटिकल साइंस है। हर चीज को पूरा डीपली पढ़ना, उसका जो मन करे पूछे, जो घटना पूछ ले, जो बात पूछ ले, आपको लगभग पता हो, ताकि आप उत्तर तक पहुंच जाए। जिसे कहा गया एंडरसन ब्रुक्स कमीशन, एंडरसन ब्रुक्स कमीशन। एंडरसन ब्रुक्स कमीशन रिपोर्ट, जिसे कभी भी पब्लिश नहीं किया गया, भगत रिपोर्ट भी कहते हैं इसे, ठीक। और इसमें क्या था कि वार का दोषी कौन है, क्यों भारत सरकार ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हमारे पास क्या थी, मजबूत एयरफोर्स। चीन के पास एक सिंगल विमान भी ऐसा नहीं था जो हिमालय पे उड़ जाता, तो इसमें दोषी माना गया सरकार को, ठीक। क्या वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड एटसेट्रा, सारे कंक्लूजन सब इसके अंदर थे, लेकिन ये पब्लिश नहीं की गई। और कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी और उनके बाद इंदिरा गांधी ने भी किसी पब्लिश नहीं होने दिया कभी भी। और उसके बाद एक बार इंदिरा गांधी हार गई, नई सरकार आ गई, तो उन्होंने चीन के प्रति अपनी नीति एकदम से ट्विस्ट कर दी कि अब तक तो चीन के साथ कोई बातचीत थी नहीं, जब तक कौन रही, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी एक बार कब हार गई, जब उन्होंने देश में 21 महीने लंबा आपातकाल लगा दिया, 26 जून 1975 से 1977 तक। फिर चुनाव होते ही इंदिरा गांधी हार जाती है और देश में आती है एक नई सरकार। कौन सी थी, पहली गैर कांग्रेस सरकार और पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने एकदम से भारत की इस विदेश नीति में चीन के प्रति परिवर्तन कर दिया। मोरारजी देसाई और इनकी चीनी नीति। मोरारजी देसाई रिस्टोर नॉर्मल रिलेशंस विद चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1962 वार। तो मोरारजी देसाई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत चीन युद्ध के बाद क्या कर दिए, संबंध ठीक करने का प्रयास किया, ठीक। और इसका परिणाम यह हुआ कि इनकी सरकार में
कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। फॉरेन मिनिस्टर बने और विजिट पे गए चाइना। विजिट चाइना। तो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी एज ए फॉरेन मिनिस्टर कहां पहुंच गए? 12 फरवरी 1979 को। ये थी किसी विदेश मंत्री की इंडो चाइना वार के बाद पहली बार क्या? चीन की विदेश यात्रा। और यहां से चीनी संबंध नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए। ठीक। और इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाया किसने? राजीव गांधी। उन्होंने यात्रा की। ठीक। पहला प्राइम मिनिस्टर जो कहां चला गया हो? चाइना। और ये थी चीन के साथ उसी कांग्रेस के द्वारा संबंध को ठीक करने की सबसे बड़ी पहल। और यहां से संबंध रीस्टोर होते चले गए। इसके बाद 34 साल बाद जब भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की धरती पर कदम रखा, क्या था ये? 1988। तो 1979 से भारत चीन संबंध ठीक होना शुरू हुए, जिनकी शुरुआत की थी जनता पार्टी सरकार ने। किसने की थी? जनता पार्टी सरकार ने 1979 12 फरवरी को। जब कौन गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी कहां पर? चीन की यात्रा पर गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी चीन यात्रा पर गए। और उसके बाद सेकंड काम क्या किसने? राजीव गांधी ने। और राजीव गांधी ने यात्रा की 1988 में। कितने साल बाद? 1962 और 1988 साल 34 हो गए। कोई इससे पहले भी कोई पीएम नहीं गया था, तो वो 34 साल तब की बात है। लास्ट पीएम नेहरू आदि थे, उससे बाद कोई नहीं गया। फिर वार हो गई, तो 34 साल बाद पहली बार कोई पीएम कहां गया? और इस बार संबंधों को ठीक करने की शुरुआत हुई, प्लस कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद 1993 में एक आदमी गए जिनका नाम था कौन? नरसिम्हा राव। विजिट चाइना। अब नरसिम्हा राव कहां पहुंच गए? चाइना। और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। पीवी नरसिम्हा राव 1993 विजिट चाइना 1993। इसी में पहली बार क्या हुआ? दोनों देशों ने एक समझौता किया। सुनते रहना बात को, लिखते रहना बात को। दोनों कंट्री ने एक समझौता किया। क्या? कि सीमा विवाद का हल शांति से करेंगे। बोथ द कंट्री एग्री टू रिजोल्व बॉर्डर डिस्प्यूट वाया पीसफुल नेगोशिएशंस। दोनों देशों ने सीमा विवाद का हल शांतिपूर्वक करने के लिए समझौता किया। बोथ द कंट्रीज एग्री टू रिजोल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स वाया पीसफुल नेगोशिएशंस। और LAC पर तब से लेके आज तक एक गोली नहीं चली। नॉट ओनली ए सिंगल बुलेट फायर ऑन LAC, इंडो चाइना बॉर्डर। और तब से लेके आज तक LAC पर एक भी गोली नहीं चली। लठ भले चले हों, ठीक है, थप्पड़ मुक्के लात चले हों, पत्थर चले हों, लेकिन गोली नहीं चली। सेना किस मोड में है? नॉन कॉम्बैट मोड। जो नॉन कॉम्बैट मोड है वो क्या होता है? सेना के पास राइफल तो होगी, लेकिन बंदूक कहां होगी? नीचे की ओर मुख करके। अब गलवान वाली जो घटना है वो इसका एग्जाम्पल है। गोली चलाने का तो ऑर्डर किसी को है ही नहीं।
अगर गोली आपने चला दी सेना के आदेशों का उल्लंघन होगा और समस्या हो सकती है आपको, ठीक क्या। लेकिन आप टंडे, दुनिया भर के सामान, उन पे लोहा लपेट के चीन वालों ने हमला बोल दिया, तो हमारे वालों ने भयंकर जवाब दिया। ठीक, हमारे कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए, बहुत से सैनिक मरे 20 और उनके मारे कम से कम 40। तो तब से लेके हमारा उनका एक बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके वार्तालाप शुरू हो गया कि हम करा करेंगे क्या, बॉर्डर टॉक्स। तो सीमा विवाद को हल करने के लिए अब तक लगभग 14-15 दौर की बातचीत हो चुकी है, ठीक, लेकिन कोई आउटकम नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, सबसे खतरनाक क्या होता है कूटनीति में, बातचीत का न होना। आउटकम ना आए कोई बात नहीं। जो विदेश नीति है और कूटनीति है वो ये कहती है वार्ता जारी रखनी चाहिए। अगर हमारे नेगोशिएशंस, वार्ताएं, टॉक्स जारी हैं तो संभावना है क्या कि भविष्य में हम किसी पॉजिटिव आउटकम पे आ जाएं, विवादों का तनाव कम कर सकें। लेकिन अगर हम वार्ता नहीं करने तो अब कोई संभावना ही नहीं है। इसे कहते हैं डेड लॉक। और ये पिघली हुई बर्फ, जमी हुई बर्फ पिघलनी शुरू हो गई बातचीत के माध्यम से, लेकिन अभी पूरी पिघली नहीं है, तनाव दबाव अब भी बना हुआ है। अब सुनते रहना बात को ध्यान से। राजीव गांधी ने यह काम किया 1993 की पीवी नरसिम्हा राव की यात्रा, यहां से LAC पर शांति और विवाद को हल करने को लेकर समझौता हुआ। और इसके बाद पहली बार कोई चीनी राष्ट्रपति कहां आ गया, भारत, जियांग जेमिन। अब संबंध ठीक होना शुरू हुए। फर्स्ट चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट इंडिया। चीन के पहले किसी राष्ट्रपति ने (1996) जियांग जेमिन make a 4-day visit to India. It is the first ever visit by a president of China. चीन के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार क्या कर दी, भारत की यात्रा, जो एक बहुत बड़ी बात थी उस दौर के हिसाब से आप समझोगे तो। कौन सा आदमी, जियांग जेमिन। ये जियांग जेमिन। यहां से संबंधों का नया दौर शुरू हुआ और अब चीन के अंदर भी परिवर्तन आ रहा था। क्या था ये परिवर्तन? चीन भी बहुत लंबे समय से अपने आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। उनके ऊपर बहुत भयंकर दबाव था, पर्यावरण का, अकाल का, बाढ़ का। एक हिस्से में बाढ़ आती जहां कौन सी नदी बहती है, पीली, और जो पश्चिमी हिस्सा है वहां क्या आते, अकाल। तो उसके तुरंत बाद क्या इन्होंने 1985 के बाद से अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू कर दिया। चाइना ओपन देयर इकोनॉमी फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अब चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी, डेवलपमेंट, उद्योग बनना शुरू हुए। और सन 2000 आते आते 1996 में कौन आए, जियांग जेमिन, जिनके नाम पे उनके फाइटर प्लेन का नाम है आज J-20। तो वो J-20 समर्पित है किसे, जियांग जेमिन को। जियांग जेमिन राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई, जो चीन के किसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। संबंध और मजबूत होने शुरू हुए। और इसके बाद जब आप वर्तमान दौर में आ जाओगे तो इन संबंधों ने 2000 के बाद रफ्तार पकड़नी शुरू की, जब चीन की अर्थव्यवस्था ने भी भयंकर रफ्तार पकड़ी। और सन 2000 से 2010 तक आते आते चीन ने विश्व में एक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर किया अपने आप को।
और चीन बन गया क्या, दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर। इसे बोलते हैं विश्व में पीसफुल राइज ऑफ चाइना, पीसफुल राइज ऑफ चीन का शांतिपूर्ण उभार। और चीन ने अपने आप को ग्लोबल इनोवेशन, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया। और अब चीन ने यहीं से अपना सब कुछ विस्तार करना शुरू किया। और इतने तनाव और विवादों के बावजूद भी भारत चीन व्यापार शुरू हो गया। इसी दौर के अंदर भारत चीन व्यापार शुरू हो गया। कब से, लैंड बॉर्डर से शुरू हुआ 2006 से। भारत और चीन अपना व्यापार 90 के बाद से कर रहे हैं, 2000 के बाद इसने रफ्तार पकड़ी है। और उसके बाद से 2006 से तो लैंड बॉर्डर से भी दोनों देश व्यापार कर रहे हैं। क्या, नाथुला से, नाथुला दर्रा सिक्किम, जहां से भारत चीन व्यापार कर रहे हैं लैंड से भी, ये खोल दिया गया। ठीक, इसके साथ ही 2015 में नाथुला दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा खोल दी गई और संबंध ठीक होना शुरू हुए। लेकिन ये संबंध सदैव ही उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। और चीन एक विश्वसनीय देश नहीं है, न हमारे साथ न वर्ल्ड में किसी और के साथ। चाहे इसने अफ्रीका में किया हो यही काम, चाहे एशिया में किया हो, चाहे कर्ज कूटनीति की हो। 2010 तक चीन ने एक आर्थिक ताकत बनने के बाद पूरे विश्व में शुरू कर दिया अपना विस्तार, अपना एग्रेशन। और 2013 में दुनिया में सबसे बड़ी और विवादित एक परियोजना शुरू कर दी, नाम रखा BRI, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दो रूप हैं। एक है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रूट। मैरीटाइम सिल्क रूट, सब बातें दमादम लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। 2013 के इस प्रोजेक्ट के बाद भारत चीन संबंध और खराब दौर में पहुंच गए। भारत चीन संबंध विश्व के लिए उदाहरण है किस चीज को लेकर, तनाव के बीच व्यापार, यानी ट्रेड विद टेंशन। तनाव है, सीमा विवाद है, सब है, लेकिन व्यापार तब भी चल रहा है। और आज 2025 में भारत और चीन का जो व्यापार है वो कितना पहुंच चुका है, तुक्का नहीं पक्का, इससे पूछ कुछ, इसे पता नहीं कुछ, ये क्या पढ़ता है जी, कुछ नहीं पढ़ता। पढ़ बाबू, तेरा जीवन दांव पे लगा पड़ा, समझ बात को जी। तीनों एक यहाँ बैठना, एक वहाँ, एक वहाँ, अब से इकट्ठा बैठना, तुम बात करते रहोगे, पढ़ने का तीनों कुछ है नहीं। ठीक क्या जी। रानी, भारत चीन का वर्तमान व्यापार कितना है? एग्जाम तुम्हें देना, बनना तुम्हें। शाबाश, कौन सी क्लास में पढ़ रही भाई साहब? 135 बिलियन डॉलर इसने कर दिया, 300 डॉलर। तुक्का ही मार दो, इतना भयंकर तो मारे झूठ। इसने कम से कम आसपास तुक्का मारा, 100 से फालतू तो बताया। 135 बिलियन डॉलर है, लिखवाऊंगा मैं, लिखना मत, ये तो मुझे लिखवाना पूरा, करंट की बात है पूरा। तो अब इसके चक्कर में विवाद होना शुरू। इससे आगे बढ़ते हुए ही चीन ने एक नया खेल और शुरू कर दिया। क्या? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को घेरने की रणनीति। भारत को घेर रहा है कौन? चाइना। कहां घेर रहा है? समुद्र के माध्यम से। यानी इसने म्यांमार का कोको आइलैंड, बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटे पोर्ट, कौन? मालदीव का पोर्ट, कौन? ग्वादर बंदरगाह, कौन? जिबूती और पोर्ट सुडान। इन सब के माध्यम से भारत को घेरने की एक रणनीति शुरू कर दी, जिसे कहा जाता है क्या? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हिंद महासागर में बंदरगाहों के जाल के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास। ठीक, इंडिया सराउंडिंग पॉलिसी ऑफ चाइना।
और इसके प्रति उत्तर में हमने भी कोई गेम शुरू किया क्या? जी, क्या किया? ना जी, ना जी, ना जी, ना। छोटे मोटे तुक्के चलने के, यूपीएससी है ये। क्या शुरू किया? क्या लिखा हुआ है? तुम डाल डाल तो हम पात पात, अगर तुम कुछ करोगे तो हम भी कुछ करेंगे और ड्रैगन को दबोच के रख देंगे। क्या है गेम? हमने भी चीन की चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। हमने मंगोलिया संबंधों को फिर से मजबूत किया, जो चीन का दुश्मन है प्राचीन काल से ही। अब हमारा दोस्त अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, अपना वायुसैनिक अड्डा बना रहे हैं मंगोलिया में। जापान हमारा दोस्त है, क्वाड का मेंबर। ठीक, वियतनाम हमारा दोस्त है, यहाँ हम पूरा विकास कर रहे हैं तेल खनिज संसाधनों सहित। वियतनाम और फिलीपींस हमसे ले रहे हैं क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। किसके लिए? ड्रैगन के लिए। ठीक, इसके साथ ही गेटवे ऑफ मलक्का, इस मलक्का के अंदर घुसने के लिए एक बंदरगाह चाहिए, नाम है सेबांग। सेबांग पोर्ट इंडिया ने ले लिया है इंडोनेशिया से और कर रहा है डेवलप इसे। ठीक, चेंगी पोर्ट किसका? सिंगापुर का। इसके साथ ही कौन, कहाँ? एजम्पसन एक आइलैंड है जिसपे अपना नेवल बेस बना रही है इंडिया, जिससे बहुत खपाया अमेरिका कि तुमने इसे क्यों दिलवा दे जा रही है। और हम कह रहे हैं हमें जरूरत है चीन को रोकना हिंद महासागर में। सेशल्स का एक आइलैंड है अजम्पसन, दुकम पोर्ट है ओमान का, और चाबाहार है ईरान का, जिसे हमने 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया था, लेकिन ये डील रुक गई है फिलहाल और हमें छोड़ना पड़ गया चाबाहार को, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसे क्या नाम दिया गया है? चीन की स्टिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब है भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड। नेकलेस ऑफ डायमंड। तुम लाओगे मोती तो हम लाएंगे क्या? हीरे। किसके लिए? चाइना के लिए। और क्या बना देंगे? ठीक, ये है वो नीति। हम भी कहां घेर रहे हैं? चीन को। तो अब इंडियाज प्रेजेंस कहां कहां है? हमने भी बंदरगाह ले लिया है श्रीलंका का त्रिंकोमाली, मालदीव में डेवलप कर रहे हैं। ठीक, तो हम भी हर वो प्रयास कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है। तो चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट हो, मैरीटाइम सिल्क रूट हो, और इसी BRI से कनेक्ट सी पैक को शुरू कर दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013। यहां से नए विवाद पैदा हो गए। ये क्या थे? न्यू डिस्प्यूट। अब तक पुराने विवाद नहीं सुलझे थे और नए विवाद पैदा हो गए। क्यों? ये चीन का सी पैक प्रोजेक्ट कहां से जा रहा है? POK से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जोड़ता है चीन को, चीन के कौन सी जगह को? कासगढ़ को। कहां से? ग्वादर से। सी पैक यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो चीन से लेकर कहां चल रहा है? Since its launch in 2015, China-Pakistan Economic Corridor was billed as the backbone of China's Belt and Road push into South Asia. Some $60 billion in pledged investment, railways, ports, special economic zones linking Western China to the Arabian Sea. But now Beijing's role is shifting. In September 2025, reports
reports show China stepping back from financing the flagship Mainline 1 railway ML1 upgrade, forcing Pakistan to turn to the Asian Development Bank for a loan. The message: China is still in the game, but not carrying the check alone. क्या है ये? सितंबर 2025 ये वो टाइम था जब इस देश ने गड़बड़ करनी शुरू की। किस देश ने? पाकिस्तान ने। क्या तो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे अब्बू कौन है? चाइना। लेकिन इसने अब नए अब्बू बना लिए। कौन है वो नए अब्बू इनके? यूएसए। तुम यूएसए की ओर को जाओगे तो हम क्या पागल हैं? तुम्हें फंड देंगे, तुम्हें डेवलप करेंगे, ठीक क्या? तो तुम जाओ उसकी तरफ, कोई बात नहीं, हमारा हिसाब करो। हिसाब चवन्नी जेब में है ही नहीं। क्या कहा कि अब कर्जा लो एशियन डेवलपमेंट बैंक से और चलाओ प्रोजेक्ट, दिखाओ तुम्हें कौन देता है पैसा। ऐसे भूखे नंगे को कौन देगा पैसा जिस पे कोई बैकअप ही नहीं? इकोनॉमी कोलैप्स पड़ी है। तो अब ये फंसने वाला है जाल में। इसे कहते हैं दो नाव की सवारी। दोनों कौन है? दुश्मन। जाए चीन की ओर को तो कौन नाराज? अमेरिका। और जाए यूएसए की ओर को तो कौन नाराज? चीन। इस पे क्या हो रखा है? चीन ने कर रखा है भयंकर कर्जा इसके ऊपर। अब इसे जाल में फंसा लिया है। अब हम तो बैठे क्या देख रहे हैं? बस तमाशा कि ठीक है जाएगा यूएसए तो वो कह रहे हैं क्या? निकाल $1 बिलियन। कहाँ देने? बोर्ड ऑफ पीस में, जो फिलिस्तीन का रिकंस्ट्रक्शन होगा और वहाँ भेज अपनी सेना। और किसे मार? मुसलमानों को ही। कहाँ जाकर? जो हमास नाम का आतंकवादी गुट डरवाने उससे हथियार। कौन डरवाएगी? एक अंतर्राष्ट्रीय सेना जिसमें अलग अलग देश भागीदार बनने वाले हैं। उनका हेड कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अर्थात यूएसए। और सबको देना पड़ा क्या? $1 बिलियन। अब मुसलमान जाके मुसलमान को मारेगा तो क्या होगा पाकिस्तान में? सुन्नी को मारना पड़ेगा जाकर। कहाँ पर? हमास से डलवाने हथियार। हथियार नहीं डालने की तो हमले होंगे, ठीक क्या? और उसमें कौन खड़ी होगी? हमने तो मना कर दिया भाई, हम अपनी सेना भी नहीं भेजते ना चवन्नी देते, बात खत्म। हम तो इस मसले से दूर हैं। किसने मना कर दिया? जर्मनी ने मना कर दिया, कनाडा ने मना कर दिया। तो सब आहिस्ता आहिस्ता भाग चुके हैं। यूरोप का कोई देश साथ नहीं दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन कुछ नए चेले पकड़ लिए हैं जो क्या बने? अभी अभी ताज़े चेले। कौन है वो? पाकिस्तान। वो मना कर ही नहीं पा रहे। $1 अरब दोगे? जी अंकल जी देंगे। कौन कह रहा है बातचीत? The reasons are twofold. First, security. Repeated attacks on Chinese workers in Balochistan. अभी 2 दिन पहले अटैक हुआ है भयंकर वाला। कहाँ? बलूचिस्तान में कर रही है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है ग्वादर के ऊपर। और चीन को अपने पैसे लगा के जो प्रोजेक्ट है वो चलाना मुश्किल हो गया है। सिक्योरिटी कंसर्न है। But Pakhtunkhwa raised risk levels. TTP, supported by NDS, Raw Nexus, and क्या कह रहा है आदमी? कि जो आतंकवादी गुट है TTP उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या है ये? RAW, इंडिया की रो। और वो उड़वा रही है हमें। यानी तुमने मूवी क्या देखी? धुरंधर देखी? हाँ, इसे दिखा के ला जरा। इससे क्या होगा? आपको जो सिनारियो है वो पता लगेगा कि जो गेम हमारे साथ हमारे घर में घुस के धर्म पूछ के, ठीक क्या, कौन खेल रहा है? पाकिस्तान। समय आ चुका है क्या करने का? पेओ, उसे चुकाने का। और बहुत लंबे टाइम से अनऑफिशियली भारत में मरवा रहा है ठोक ठोक के। अभी उन आतंकवादियों को जो पहलगाम हमले में शामिल थे पाकिस्तान में घुस के। और ऐसे आरोप कौन लगा रहा है? ये हम तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं कहा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक क्या? कि रो क्या कर रहा है? इनसे मिलकर मरवा रहा है। किसे? चाइना प्रोजेक्ट पे काम करने वाले वर्कर्स को। और जो बला है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसे फंड कहाँ से मिल रहे हैं? भारत से। TTS का वो जो TTS is part of TTP. G. They are linked to this. What the Chinese want is they want to know who were the people responsible. Obviously, their nationals were targeted and killed, and they want them identified and punished. Obviously, under the law, and that is their right. Second,
Pakistan's payments to Chinese power firms and project contractors piled up, raising red flags in Beijing about default risk and reputational costs. Gwadar was to be the pearl of CPEC, a modern deep-sea port airport logistics hub. The new airport, Chinese funded, was completed but remains underutilized, raising questions whether the game-changer narrative is still credible. In October 2025, Islamabad and Beijing announced a recalibrated CPEC plan, CPEC 2.0, focusing explicitly on industrial parks, agriculture and mining, and green energy projects. The shift from headline infrastructure पैसा हमने लगाया, कर्जा हमने दिया, हाईवे हमने बनाए, और अब तुम कह रहे हो क्या जितने भी आपके मिनरल्स है वो कौन निकालेगी? अमेरिका। सबसे बड़ा पोर्ट डेवलप करें हम, ये कौन कह रहा है? चाइना। और मिनरल कौन बेचेगा? अमेरिका। तो हम क्या पागल हैं? हम करेंगे रिकैलिब्रेट। और अब ये पैसा तुम कैसे रीपे करोगे ये बताओ। यानी हमारे आदमी की सिक्योरिटी नहीं हो पा रही, उन पे हमले हो रहे हैं, ठीक, और समस्या बढ़ने वाली है। तो 2013 के इस प्रोजेक्ट के बाद भारत के साथ तनाव बढ़ना शुरू, कश्मीर में भी, जहां से हमारी बिना अनुमति के यह प्रोजेक्ट पार कर दिया गया है, ठीक। इसके साथ ही समुद्र में हमें घेरने की रणनीति चल रही है, और इसके बाद तनाव लगातार चला गया बढ़ता हुआ। और 2014 में एक नई गवर्नमेंट आई देश में, मोदी गवर्नमेंट, उसने इस नीति में क्या परिवर्तन किए? मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू चाइना, ये पढ़ेंगे कल। यहाँ तक की बात तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए, रीडिंग मार लेना। कल वर्तमान की ही बात करेंगे, ठीक है। छुट्टी होगी, अपने घर जाओ बस, और क्या करोगे, है ना। इकोनॉमी नहीं आज